अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में जिस बात का बहुत चर्चा है, वो पिछले हफ्ते आपने उस पर तबसरा भी किया। वो US कांग्रेशनल हेयरिंग थी जिसमें डोनाल्ड लू साहब ने अपीयर होना था और फिर वो हुए अपीयर और उनसे कड़े सवालों जवाब भी हुए, पाकिस्तान के इंतखाबात से लेकर इमरान खान साहब की अरेस्ट तक। एक तो ये कि इसके जैसे ही ये समात नशर हुई तो अपने अपने मानी पाकिस्तान में इस पे पहनाए गए। हुकूमती मौक़िफ़ कुछ और इसको कह रहा था और दूसरी तरफ हम PTI का मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ देखते हैं यकसर। आप हमें ये बताएं कि समात की सिग्निफिकेंस क्या है और इसमें पूछे गए सवालात में से आपको सबसे अहम बात क्या लगी? जी, अच्छा खासी हर घंटे की कांग्रेशनल हियरिंग थी, शायद ज़्यादा ही थी। तो मैंने कोई 3 क्वार्टर्स देखी। जो मेन इश्यूज थे वो मैंने देखे, सुना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी तबसरा किया था कि इस किस्म की हियरिंग होगी। अच्छा, जो आपने तबसरा किया था वो याद ना करवा दें? करवा दो। ऐड। हाँ जी। इम्पैक्ट इसका कोई नहीं होगा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो कि अब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डोनाल्ड लू का जो जाना है ना, दैट इटसेल्फ इज अ गिव अवे, मीनिंग उससे पता चलता है कि इसका कोई चीज़ इसमें से PTI के लिए नहीं निकलनी। वो तो अब यही बात करेगा। उसको भेजा गया है 2 बातों के लिए। एक ये कि अपना मौक़िफ़ जो है कि वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दी पाकिस्तानी इन दी पॉलिटिक्स, ठीक। मगर उसके साथ साथ ये भी कि देयरफॉर वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारा यही मौक़िफ़ है कि ये इंटरनल अफेयर्स हैं, वो वहाँ अदारे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो जाए वहाँ। हाँ, हमने भी सुना है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, कुछ रिगिंग के क्लेम्स हैं, हमें सुना है, हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। कोई रिलीफ नहीं मिलेगी PTI को फ्रॉम द कांग्रेशनल हियरिंग्स। अच्छा, वैसे ऐसे लगता है आपको मुखबरी हो जाती है पहले के उन्होंने क्या कहना, उन्होंने ये बातें की इलेक्शंस के ऊपर? नहीं, मुखबरी नहीं होती। बात यह है कि पता होना चाहिए ना डिप्लोमेसी कैसे कंडक्ट होती है। हाँ। तो डिप्लोमेसी ऐसी होती है, जब झूठ बोलना होता है तो झूठ बोलते हैं, जब सच बोलना होता है तो सच बोलते हैं। अच्छा, ये कुछ झूठ सच मिक्स था ये? हाँ, देखिए ना, अब इस वक्त जो पॉलिसी डिसीजन है वो तो ये है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। अच्छा। पाकिस्तान को बैंकरप्ट नहीं होने देना, पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के तल्लुकात रखने हैं। अब वो उसके पीछे क्या सोच है वो और बात है, मगर इसका वो लिबिया वाला हाल नहीं करना, इसका इराक वाला हाल नहीं करना, इसका अफगानिस्तान वाला हाल नहीं करना, इसलिए इसको डूबने नहीं देना। न्यूक्लियर पावर है ना आयशा, इस वजह से। अच्छा। न्यूक्लियर पावर है। यहाँ अगर गड़बड़ हो गई तो एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए, यहाँ अफरा तफरी हो गई, कोलैप्स कर गई रियासत, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये जो सारा कुछ है ये किसी और के हाथ में जा सकते हैं। तो फिर क्या जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी? तो अमेरिका कांट अफोर्ड कि पाकिस्तान सिंक कर जाए। तो ये तो पता है हमें। जब यहाँ ये पता है तो फिर ये भी पता है कि किस हद तक वो तनकीद करेंगे और किस हद तक तनकीद नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि इसमें से एक साइकोलॉजिकल सी चीज़ है कि PTI को कामयाबी हासिल हुई, उन्होंने एक अच्छी PR कैंपेन चलाई, एक अच्छी लॉबिंग की और एक ये कांग्रेशनल हियरिंग जो है इसको शेड्यूल करवा लिया। आई थिंक आई गिव फुल मार्क्स टू PTI कि यहाँ तक तो वो पहुँच गए। आज तक ये भी कोई पाकिस्तानी लॉबियस्ट यहाँ तक किसी बात को नहीं ला सके। मुशर्रफ का ज़माना भी गुजरा है और भी यहाँ डिक्टेटोरियल रजीम्स आई हैं, मगर पाकिस्तानी कम्यूनिटी इस तरीके के साथ मुतहद होके इतने तरीके के साथ उन्होंने एक लॉबी नहीं, अपना मुकदमा आलमी फोरम पर नहीं लड़ा। तो ये पहली दफ़ा हुआ, सो इट्स सिग्निफिकेंट। मगर क्या इससे कामयाबी, इसके अलावा भी कोई कामयाबी हुई है? नहीं। तहकीकात का मुतालबा आया है? नहीं, वो तहकीकात का मुतालबा तो बहुत से मुतालबे आए हैं ना, कि मगर वो एक कहते हैं जी कि जाके खान साहब को मिलें, जाके देख लें। कोई कहता है कि जी आप इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी कर दें, कोई कुछ और कह रहा है। तो कुछ भी नहीं होना। उन्होंने जो 3 चीज़ें थी उनके लिए और उसी ऑर्डर में उन्होंने बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी का वहाँ शिकार है। दहशत गर्दी सख्त हो रही है और वो बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें शिकस्त दी और जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की थी। अब पाकिस्तान की रियासत को भुगतना पड़ रहा है और ये तफनीशनाक सीरियस इशू। तो अमेरिकन परेशान है इस चीज़ पे, जितने हम परेशान हैं इतने वो परेशान हैं। तो आपको याद होगा एक वक्त था कि ख़बरें ये आनी शुरू हो गई थी कि जब तालिबान दंदना रहे थे स्वात में और फाटा में कि तालिबान अटक तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ अमेरिका में ये डिस्कशन शुरू हो गई थी आयशा कि अगर ये अटक तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, वो तो फिर ख़तरे में आ जाएगा, ये तो फिर इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, पिंडी पहुंच सकते हैं।
तो इस किस्म की वहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। राइट। तो देसी, अगर हम समझते हैं कि तालिबान इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान, तो अमेरिका भी ये समझता है कि इट इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान एंड बाय एसोसिएशन टू द इंटरनेशनल ऑर्डर। तो इसलिए मैंने ये पेशन गोई की थी कि इससे ज़्यादा बात नहीं होगी। सबसे पहले उन्होंने कहा, डोनाल्ड लू ने, कि हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, तो इसकी तरफ तवज्जो देनी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और हमने उसको सपोर्ट करना है पाकिस्तान को उसमें, क्योंकि अगर पाकिस्तान श्रीलंका का केस बन जाता है या गिर जाता है तो यहाँ इंतशार फैल जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, वी कांट अफोर्ड इट। तो इसलिए नंबर 2 पे रखा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी, जिससे ये इशारा आपको समझ आ गया कि IMF ने जो आज मुआहदा किया है उसके पीछे स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस भी है कि करो, सख्ती करो, मगर छोड़ना नहीं, बेल आउट करना है इनको। और हमें भी ये पैगाम दिया गया कि जो IMF कह रहा है मान जाए, कुछ थोड़ी सी नरमी हम करवा देंगे, मगर आपको ये काम करना पड़ेगा, सारी उम्र आप डेट में नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो ये दो। तीसरी बात फिर उन्होंने ये कही कि हाँ, हमने भी ये सुना है कि इलेक्शन में कुछ इरेगुलरिटीज थी। लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया वो रिगिंग नहीं किया गया, बेज़ाब्तगियां। हाँ, बेज़ाब्तगियां। अब वो कहते हैं जी पहले भी बेज़ाब्तगियां होती रही हैं, 2018 में भी हुई हैं, इधर भी हुई हैं, उधर भी हुई हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर किसी को तकलीफ है तो पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं, ये उनसे रजू करें जी। तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स में, मगर हमें एहसास है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि ये लोगों को इंसाफ मिले वहाँ, तो हम नज़र रखे हुए, मगर इससे आगे हम नहीं कुछ करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़े क्लियर कट, अब सवाल जो आए वो तो मुश्किल आने ही थे, बिकॉज ये वही लोग हैं उनमें से जिन्होंने कुछ साइन किए हुए थे, लेटर लिखा था। हाँ, तो इसे इन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि देखिए ना इलेक्शंस आ रहे हैं आगे जी, इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, और इन लोगों ने वोट लेना है जो इनके इलाकों में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और वो सारी की सारी PTI प्रो PTI है, तो इन्होंने भी, उनको भी तो कुछ देना है, प्लीज करना है। हाँ, तो वो उनकी वजह से इन्होंने साइन वाइन भी कर दिए, हियरिंग भी करवा ली, और अब आके कुछ टफ सवाल भी पूछ लिए। अब जवाब मिले या नहीं मिले डजंट मैटर, मैंने तो बड़े सवाल पूछे थे, जो आपने मुझे कहा था मैंने सारे सवाल पूछे, मगर वो सवाल अपनी जगह पे और जवाब अपनी जगह पे। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज सॉलिडली बिहाइंड दिस गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो मुतालबा उनकी तरफ से आ रहा है, जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। बेशक इस पे दफ्तर खारिजा का ये तबसरा है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की मिसअंडरस्टैंडिंग है और बातचीत के ज़रिए इसको हम सॉल्व करेंगे। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं इस केबल गेट को लेकर, उस पर इम्पैक्ट क्या होगा अगर PTI इसको यूज़ करती है? PTI को ये डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी को यूज़ नहीं कर सकती, ये फिनिश्ड, इसके आगे अब कुछ नहीं। जो मर्जी कहते रहे, जिन लोगों ने सुनी है उनको समझ आ गई है। अच्छा। इतना सा भी शऊर हो तो आपको समझ आ जाएगी PTI को कुछ नहीं मिला, ठीक। और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, जिसके जैसी भी हुकूमत है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं आया जिसके साथ तकलीफ हो पाकिस्तान को। अच्छा। सो मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट तो बड़े खुश है, और इसीलिए वो जैसे कहते हैं ना कहाँ कर रहे हैं, हमें ना ठीक हो गया सारा कुछ। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे ऐसे इंटरप्रेट कर रही है ना कि जैसे अगर ये कुछ था ही नहीं तो पाकिस्तान में फिर आपने सीक्रेट एक्ट का मुकदमा कैसे बना लिया? तो अब नहीं, वो डोनाल्ड लू ये कहता है, और उसने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इट इज़ अ लाई। क्या लाई है? क्या? ये नहीं कि जी साइफर नहीं है, लोग जो है इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। यस, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया वो जा ये रहा है। PTI कर रही है कि जी साइफर में कुछ नहीं है, नहीं। जी। वो कहता है ये जो इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे पे या अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर, ये साइफर के अंदर ये बात नहीं है जो इमरान खान झूठ बोल रहा है, वो ये कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि साइफर नहीं गया या ये बातें इस किस्म की नहीं हुई। वो ये कहता है दो बातें। पहली बात ये कि हमने किसी स्टेज पे धमकी नहीं दी, ठीक। और अगर इमरान खान जो कहता है कि अमेरिका ने धमकी दी है, ये झूठ है। He says it's a lie। देखिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है अंग्रेजी का। यस। तो मेरा ख्याल है ये तो PTI के खिलाफ जाती है बात कि इट्स अ लाई दैट अमेरिका वाज ट्राइंग टू ओवरथ्रो द इमरान खान गवर्नमेंट। ठीक। जो इशू जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, जो अलग जो केस चला हुआ है, वो ये नहीं है कि इमरान खान ने झूठ बोला या नहीं बोला। वो कह रहे हैं इमरान खान ने एक स्टेट सीक्रेट जो है उसको बाहर कर दिया। ये साइफर एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। आपने दो बातें की हैं, एक तो आपने इसका जिक्र कर दिया और इसका हवाला दे दिया और लीक कर दिया। ये आप
ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आप लीक नहीं कर सकते। ओथ में भी कहा जाता है ओथ ना में कि भी कहा आप जाता नहीं है। करेंगे एक तो ये इल्ज़ाम है, disclose। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि वो भी आपने जो लीक किया वो भी झूठ बोला है, जिसके साथ हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हो सकते हैं Right। या हो गए हैं या हो सकते हैं। तो ये दो इल्ज़ाम हैं। इसका तल्लुक जो डोनाल्ड लू ने कहा है, वो डोनाल्ड लू ने ये कहा है कि ये झूठ बोला है इसने, ये नहीं कि साइफर जो है वो क्यों दिखाया। वो डोनाल्ड लू ने उसके ऊपर कमेंट्री नहीं की, वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसका हवाला हम दे रहे हैं, डोनाल्ड लू नहीं दे रहा। डोनाल्ड लू कह रहा है जो खान कह रहा है वो झूठ है। तो आई थिंक इट्स अ सेपरेट इशू। अब जो बात यह है कि क्या साइफर केस के ऊपर क्या इसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पूछा मैंने। हाँ, तो ये आपका सवाल है। मेरा ख्याल है साइफर केस के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। मगर जिस तरीके से साइफर केस कंडक्ट किया जा रहा है और जो एविडेंस है कि इसने डिलिबरेटली लीक की है कोई बात, या अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, और जज हजरात ये कहेंगे ये इसका सबूत दें अमेरिका के साथ, तो कहा जा रहा है पहले। हाँ, तो जज हजरात जब ये कहेंगे कि जी खान साहब ने जो कुछ किया, ये सीक्रेट्स एक्ट को कैसे इन्होंने, अगर आप कहते हैं कि इन्होंने सबको दिखा दिया है तो सबूत दें, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब कर दिए तो सबूत दें, डॉक्यूमेंट दिखाएं आपके, कुछ है ना आपके पास, बताएं तो सही। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि जी तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, अब हमारे साथ कोई बात नहीं करता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल बातें खान साहब ने रिलीज करी। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाला जो हिस्सा है वो स्ट्रॉन्ग है, मगर वहाँ भी ये बात आएगी कि क्या खान साहब ने क्या बात कही है जिसके साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वायलेट किया गया। ठीक, तो ये इश्यूज अदालतों में होंगे, बट नॉट डोनाल्ड लू एंड दिस टेस्टिमनी। हमने अपने शो में पाक के जो कंसर्न्स थे रिगार्डिंग पाक ईरान गैस पाइपलाइन, माजी में क्या होता रहा, और अब एक बार फिर इसी हेयरिंग के दौरान ये बात भी डिस्कस हुई है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान डिप्लोमेसी के ज़रिए अमेरिका को कन्विंस कर सकता है कि वो इसी गैस पाइपलाइन को मुकम्मल होने दे? देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट है कि ईरान को आइसोलेट करके रखना। अमेरिका ने कहा हुआ है पॉलिसी के तहत अक्रॉस डिफरेंट गवर्नमेंट्स कंसेंसस है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो सैंक्शंस में एक ये भी है कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे जी, आप ईरान से पाइपलाइंस नहीं बनाएंगे एटसेट्रा, और अगर करेंगे तो फिर हम सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि हम आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ 2-3 ममालिक हैं दुनिया में जो कि ईरान से तेल ख़रीद रहे हैं, और वो जो एम्बार्गो लगा हुआ है तेल के ऊपर अमेरिका के ज़रिए और वेस्ट के ज़रिए उसको तोड़ रहे हैं। एक है चाइना के ऊपर अमेरिका की कोई लेवरेज नहीं है, राइट, वो तो कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी धमकी दे दे। एक है इंडिया भी बहुत सा तेल ले रहा है ईरान से, ब्रेकिंग दी एम्बार्गो, मगर इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगाते। इंडिया इज़ टू इम्पोर्टेंट अ कंट्री फॉर देम कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। इंडिया इनके साथ चाइना के ख़िलाफ़ एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, तो ये एक ग्रुप बना हुआ है पैसिफिक में कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया उसका हिस्सा है। एंड तो इसलिए इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस अगेंस्ट चाइना, राइट। तो इंडिया को तो ये किसी सूरत में भी नहीं क्रिटिसिज्म करेंगे या उसकी तनकीद करेंगे। और इंडिया का कहना ये है कि हमने अमेरिका को कह दिया था कि हमने लेना है तेल, हमारी डेवलपमेंट है, गुर्बत है, ये है वो है, और उन्होंने कहा कोई वो चुप हो गया आगे से, उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए। हमारे फ़र्क है, हमारा इशू फ़र्क है। हम तो उनका तो हमारे ऊपर बड़े इल्ज़ाम है ना कि आपने हमें 20 साल नचाया है, पैसे भी लिए और धोखा दिया आपने, क्योंकि जिसपे काफ़ी सदाकत भी है। हमने तो अपने मफाद में किया था ना, मगर वो अमेरिका के मफाद में तो नहीं था ना, तो इसलिए वो नाराज़ हैं आपसे। और फिर खान साहब ने ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान की जो आज़ादी है वो तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो आपने अमेरिका को अच्छी खासी गाली भी दे दी उसी के तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऑयल पाइपलाइन की जो बात है इसमें अमेरिका का बिल्कुल दिलचस्पी है टू वॉच। अमेरिका ये कहता है कि तुर्कमेनिस्तान से, सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के ज़रिए आप पाइपलाइंस लेके आएँ। अच्छा। जिसकी वो पहले ये था ना तापी, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और आई फॉर इंडिया। वो तापी पाइपलाइन 1995-96 से उसकी डिस्कशन चल रही है, मगर वो कहीं पहुंची नहीं है, क्योंकि वो फीजिबल उसी वक्त तक होती है
जब तक ये इंडिया तक ना पहुंचे, बिकॉज अफगानिस्तान में कोई डिमांड नहीं है, पाकिस्तान में डिमांड है, मगर उसके साथ इतनी बड़ी पाइपलाइन के ऊपर 12-15 अरब डॉलर खर्च करना और सिर्फ पाकिस्तान को सप्लाई करना, इट डजंट मेक सेंस। वो कहते हैं इंडिया तक जानी चाहिए। Right. एक ज़माने में प्लान ये था कि इंडिया तक जाएगी, मगर फिर इंडिया ने ये कहा कि हम पाकिस्तान को के ऊपर एतबार नहीं है, नहीं कर किसी वक्त ये टूटी बंद कर देंगे तो हमारी तो हम तो तबाह हो जाएंगे, हमने तो सारी डिपेंडेंस की होगी उसके ऊपर। तो इंडिया हैज सेड नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इंडिया ने अपनी और इंतजाम निकल कर गए लिया। वो, हाँ। तो अब ये वो तापी पाइपलाइन भी रह गई है। अब हम पागल हुए हैं, हमें गैस चाहिए, हम तो दिन रात तड़प रहे हैं। तो अब हमने फिर ईरान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम ईरान के साथ, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि 2010 से ये बात चल रही है ईरान के साथ, और हमने कमिटमेंट्स भी की हुई है। हमारा ख्याल था कि किसी न किसी स्टेज पे अमेरिका ईरान के तल्लुकात ठीक हो जाएंगे, प्रोग्राम न्यूक्लियर फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, लिबरलिज्म आ जाएगी, थोड़ी बहुत फ्री इलेक्शंस हो जाएंगे और अमेरिका ईरान की आइसोलेशन जो है उसको नहीं करेगा और ठीक हो जाएगा। तो हम डेवलपमेंट्स उसकी तैयारी कर लें। ठीक। वो तैयारी करते करते हम 2010 तक पहुंच गए। ईरान ने कहा आपने हमारे साथ वायदा किया हुआ है कि आप ये करेंगे, नहीं करेंगे तो हम आपको अदालत ले जाएंगे। हाँ। जैसे रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको डज लग गई, अगर ये डज लग गई तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, आप उड़ जाएंगे आप। तो ये धमकी ईरान की है, उसको हम रिले कर रहे हैं। हाँ, वो ले भी गए। हाँ, हम करेंगे करेंगे, नहीं हम अब ईरान ने बड़ी सख्त धमकी दी है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आप ये करेंगे, आप दरअसल हमें धोखा दे रहे हैं और हम आपको अदालत ले जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट जहाँ साइन किया हुआ है, और उत्थे अगर पहुँच गए ना तो गया पाकिस्तान जी। तो अब इस वजह से पाकिस्तान ने कहा यार कुछ करो, उनको एविडेंस दो कि हम कर रहे हैं कुछ। अमेरिका को कहा कि हम नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, तो हमें कुछ करने तो दो अभी। तो अभी क्या है, मेरा ख्याल है जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, सीक्रेट, हाँ। अब पता नहीं मेरे तक कैसे पहुंच गई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, मगर ये ले आती है कभी कभी। अच्छा। जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ हुई है वो ये है कि हम आपको एक एप्लीकेशन डाल देते हैं अच्छा। कि आप हमें सैंक्शन ना करें, आप उसका जवाब मत दीजिएगा। अच्छा। हम ईरान को कहेंगे हमने तो एप्लीकेशन डाल दी, देखे ना उधर से डिले हो रही है, उन्होंने ना नहीं की। तो ये एक मुकमुका हुआ है कि अच्छा जी तुसी एप्लीकेशन पा दो, हम ना हाँ करेंगे ना करेंगे। ईरान को अब थोड़ा दूर रखें। ईरान को अब आपने कहा कि हम तो कर रहे हैं, देखिए ना हम कर रहे हैं। ऊपर से इन्होंने ये कहा कि हम अपना हिस्सा जो है वो अब बनाना शुरू काम कर रहे हैं उस पे। वो कोई 80 किलोमीटर है, ये कितना है, तो हम वो उसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। वो भी कुछ टेंडर शेंडर फ्लोट करेंगे ताकि कागजी कार्रवाई नजर आए। कल को अदालत ले जाते हैं ईरानियंस इनको, नहीं जी देखिए हमने टेंडर दिए हुए हैं, हमने अमेरिका से इजाज़त ली हुई, हमारी हम तो नेक ख्वाहिश, हम तो करेंगे बिल्कुल। ठीक। ईरान अपनी बना के बैठा हुआ है बॉर्डर तक, उसने पता नहीं कितने अरब रुपए डॉलर लगा दिए हैं, पाइपलाइन ले आया है। अब वो कहता है यार हम पाइपलाइन ले आए हैं, सारी तैयारी की हुई है, हमारा पैसा लग गया और आप अभी ले नहीं रहे हमसे गैस, तो वो तो नाराज़ तो होंगे ना। तो अब आप जिनको ना पसूड़ी पै गई तो हुण कोशिश हो रही है किसी तरीके से ईरान को ठंडा किया जाए और कुछ एविडेंस इकट्ठी की जाए, कल को ये अदालत ले गए इंटरनेशनल कोर्ट तो कुछ कह सके वहाँ। मगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इनकी। अभी भी ये उम्मीद है किसी न किसी स्टेज के साथ अमेरिका ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर फिर कोई ना कोई मुआहदा हो जाएगा, सैंक्शंस उतर जाएंगे और हम फिर अमेरिका से इजाज़त लेके इसको कंप्लीट कर। खुश उम्मीदी है ये है कि उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा है डोनाल्ड लू ने कि हम इसको बड़े गौर से देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे और नजर हमारे रखे हमने हुए सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जी। जो भी करेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे और हम बड़े गौर से देख रहे हैं। उससे ये नहीं बताया कि इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, और ये तो ये चिड़िया कह रही है ना कि पीछे मुकमुका कुछ होया है। देखो अगर ये करेंगे तो अमेरिका सैंक्शन लगा देगा तो हम उड़ जाएंगे, ईरान हमें ले जाएगा अदालत में तो हम उड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये एक होल्डिंग ऑपरेशन है, राइट। ये बननी अभी तक नहीं है, ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ग्राउंड के ऊपर दिखाया जा रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। जब तक ये मामला हल नहीं होगा दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है, यानी बॉल जो है वो अमेरिका के कोर्ट में है, तभी अगर अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी उस पर पेशरफ्त हो सकेगी और तब तक जो है वो खानापुरी से काम चलाया जाएगा। बात हो रही है जब इश्यूज़ की, तो पाकिस्तान का एक क्रॉनिकल इशू रिगार्डिंग अफगानिस्तान और इस पर ताज़ा तरीन स्टेटमेंट्स के इस इशू को ख़राब किसने किया, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ये हुकूमत जिसे हाइब्रिड प्लस प्लस कहा जा रहा है, इसे पीडीएम की एक्सटेंशन कहा जा रहा है, इसके हवाले से तो ये समझा जाता है कि ये कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कहीं नाराज़ी हो। लेकिन यकदम ख्वाजा आसिफ साहब एक ऐसा बयान देते हैं जिसे वन पेज सेम पेज पर हमला करार दिया जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि तालिबान को वापस लाने पाकिस्तान में, उसमें
उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसका बहुत बड़ा किरदार था, उनसे पुरसिश होनी चाहिए, पूछगछ होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सारे इसके ऊपर सोच में पड़ गए हैं सेठी साहब कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, लकीर पीटी जा रही है। माजी में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह से किसी को बुला के उससे जवाब तलबी की जाए। वो जो कह रहे हैं उसमें उनसे ये भी सवाल किया गया कि इस पे आपको घर जाना पड़ सकता है, तो वो कह रहे हैं जी सानू पहले पता राह दा असी चले जाएंगे। तो सेठी साहब बहुत मोहतात वज़ीर दिफा समझे जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो सेम पेज तो शुरू में ही फट गया। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में यही तो नहीं कहते कि मोहताज, वो तो कहते हैं वो तो जी हजूर है। तो मोहतात वही हुए ना। नहीं, वो आपने बड़ा सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बड़ा डिप्लोमेटिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा हाँ, वो तो डिज़म डिज़म डिज़म। अच्छा जो भी हुक्म आता है उसकी तामील होती है भड़ल्ले से। तो ख्वाजा साहब ने ये बयान दिया, ये ऐसे नहीं किसी असूल के ऊपर बैठ के ही दिया, ये कहा गया कि आप बयान दें। अब सवाल ये है किसने इनको कहा? जाहिर है जो आजकल की एस्टैब्लिशमेंट, अच्छा एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, जाहिर है, और किसकी डिफेंस मिनिस्टर है ना। अच्छा तो अब बात यह है कि ये तो देखे ना, ये तो ऑब्वियस है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्यों कहा, ये इस वक्त क्या वक्त है, इसकी जरूरत क्या है? हाँ। अब दो रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, एक तो ये कि क्योंकि कैजुअलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही हैं हर रोज़, पाकिस्तान अफवाज की, सिक्योरिटी के लोगों की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। हाँ, ये कुछ फिगर्स हैं मेरे पास, मैं आपको बताऊं कितना ये संजीदा मसला है कि ये किस तरीके के साथ टेररिज्म बढ़ रही है और कहाँ बढ़ रही है, और कैसे कितने लोग मारे जा रहे हैं, कैसे इंसिडेंट्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है। 2019 में 61 इंसिडेंट्स थे टेररिज्म के, 2020 में 78, 2021 में 130, 2022 में 184, 2023 में 310, 2024 में 101। अभी 3-4 महीने में टोटल कोई 850 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल में, और ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। और ये वही वक्त है वहीं से जहाँ से ये खान साहब की पॉलिसी आई, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। इसी तरीके के साथ उस वक्त 30 सिविलियन मारे गए, अब टोटल सिविलियंस जो मारे गए हैं वो कोई 550 के करीब है इन पिछले 6 साल में, और सिक्योरिटी फोर्सेस कोई 800 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारी गई हैं। तो ये इस किस्म की ग्राफ चल रहा है, और ये ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारा बात की गई है कि ये हमारी गलती नहीं है। इस वक्त से इस वक्त तक ये खान साहब और जनरल फैज़ की पॉलिसी चल रही थी, और उसके बाद वो इसी का फॉलोअप हो रहा है, और वी आर ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। ये बनाने वाले प्रॉब्लम वो है, रूट कॉज तो यही है। ठीक है, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि यार ये जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल ऐसे ही ये है। कौन है? आप ही तो लोग थे जिन्होंने इनको पाला था। अब यही लोग आके आपको मार रहे हैं। हम जैसे लोग थे जो कहते थे इनको मत पालें, इनके साथ डील्स ना करें। उस ज़माने में आसिफ जरदारी साहब के ज़माने में तक 14 डीलें हुई थी जो कि लोकल इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह थे उन्होंने की थी, जिसकी वजह से ये टीटीपी उभरी और बनी। हर जगह पैसे लेते थे, फिर उसके बाद अपनी एग्रीमेंट तोड़ देते थे, फिर शुरू कर देते थे गड़बड़। तो ये स्वाद से शुरू हुआ था 2008-9 में। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इस वक्त टेंशन जो हुई हुई है वो ये हुई हुई है कि तनकीद हो रही है ना कि जी हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो ये जो करंट लीडरशिप है एस्टैब्लिशमेंट की, वो ये कहना चाह रही है ये हमारी गलती नहीं है, हम तो भुगत रहे हैं वो जो पहले कर गए हैं। ठीक। और क्योंकि वो जो पहले कर गए वो वैसे ही पर्सोना नॉन ग्राटा है, वो वैसे ही इन द डॉग हाउस है जिसे आप कहें। जाहिर है ना, बाजवा साहब और जनरल फैज़ अब तो निकाल दिए गए हैं ना, फारग हो गए। उनकी जो साजिश थी उनकी सब कुछ करना, जनरल आसिम मुनीर कामयाब हो गए हैं और ये फारग हो गए हैं, तो इमरान खान फारग हो गया है। और तो इसलिए वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये हम भुगत रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, मगर ये जो छोड़ गए हैं मेस, ये वो लोग हैं जिन्होंने और भी बड़ी गड़बड़ की हुई है। तो ये मेरा ख्याल है दिस इज़ पार्ट ऑफ द रीज़न। ओके, कि जी अपनी जिम्मेदारी खटाई जाए और कहा जाए ये जिन लोगों ने किया उसको बुला के पूछे क्यों इनको मौका दिया था। हाँ लेकिन वो गलती थी ना, बहुत बड़ी गलती थी। हम जैसे लोग लिख लिख के कलम तोड़ दिए थे, हमने कहा मत करो, वापस ना लाओ, अगर निकाले गए हैं तो। काबुल जाके कह रहे थे डोंट वरी एवरीथिंग इज ओके, विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके जी, अल्लाह खैर चाय के कप के चंगे। और खान साहब कह रहे थे कि इनको यहाँ वापस ला के रिहेबिलिटेट करें, इनको यहाँ जगह दें, ज़मीनें दें। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं ना कि आपने हमें निकाल दिया और उनको भी निकाल दिया, वरना ये मसला इतना बड़ा ना होता, हम उन्हें आबाद करते तरीके से।
डी रेडिकलाइज करते हैं। डी रेडिकलाइज तो होने वाला नहीं है ना जी। अगर डी रेडिकलाइज हो जाते तो आपका ख्याल है इनके जो भाई लोग हैं जो टीटीए वाले हैं वो ना डी रेडिकलाइज हो जाते। ये तो एक पूरा फिनोमेनन है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ रेडिकल इस्लाम। और ये तालिबान जो इन्होंने इतनी बड़ी अमेरिका जैसी मुल्क के साथ जंग लड़ी है तो ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। ये तुम आपका ख्याल है इनको आपको बुला के लेक्चर देने के साथ ये डी रेडिकलाइज हो जाएंगे? खुदा दा खौफ करो। तो हुण मतलब अब क्या बनेगा? तो नहीं, मैं आई वाज अबाउट टू ऐड द सेकंड रीजन। व्हाट? अब मेरा ख्याल है कि ये जो सारा एक महाज बना है ना आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट के लीडर्स हैं, एक पीटीआई ने एक पूरी कैंपेन चलाई है उनके खिलाफ, जनरल आसिफ के खिलाफ आसिम के खिलाफ पूरी कैंपेन चली है और अभी तक चल रही है। इसी तरीके के साथ उनके कुछ साथी हैं उनके खिलाफ भी चल रही है। उनको पता नहीं क्या क्या नाम खान साहब ने शुरू किया था ये, किसी को फलाना किसी को फलाना। तो जाहिर है कि तकलीफ़ तो होगी उनको, मगर मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पे तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ होती है कि अगर इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर कोई दरार आ जाए। अब ये जो एक्स सर्विसमैन है जी, जिनके साथ अब राब्ते भी पीटीआई भी तोड़ रही है, डर लगा हुआ है कि इन्होंने जो पूरी एक कैंपेन चलाई है ना वो उसका सिर्फ मकसद एक ही था जो कि आपने देखा जब वो फेल हो गया तो उन्होंने फिर आखिरी स्टेज पे मेन ऑ किया। वो यही था कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ बगावत करवाई जाए एस्टैब्लिशमेंट जो एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ। हाँ, क्रैक कोई ढूंढा जाए और उसको एक्सप्लॉइट तो उसको ये उकसा रहे थे। दे वर ट्राइंग टू क्रिएट डिसऑर्डर इनसाइड द आर्म्ड फोर्सेस, जो कि पाकिस्तान के लिए इट वाज अ मोस्ट टेरेबल थिंग दैट कैन हैपन। इसके आपकी आर्म्ड फोर्सेस की डिसिप्लिन एंड ऑर्डर वो जो है ना उसको सबोटाज कर दिया जाए। इट्स द वन थिंग दैट यू नो कीप्स द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान एट अवे। तो ये जो है ना ये दिस इज़ व्हाट इज़ स्कैरी कि फ़ौज के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। और इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये ग्रुप जो जनरल फैज़ का और या बाजवा साहब जो हमायती थे और जो ये एक्स सर्विसमैन के हमायती हैं जो अभी भी होंगे उनकी तरफ भी ये एक इन्फ्लुएंस तो रहता है ना। तो ये उनकी तरफ भी एक पैगाम है। राइट। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि 3 महीने पहले अगर कोई बंदा मीडिया के ऊपर बैठ के जनरल फैज़ की या जनरल बाजवा की तनकीद करता तो फ़ोन कॉल आ जाती थी जी कि छड़ो परे रहने दें, हमारा चीफ ही है ना, इसके बारे में मत बात करें। मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ। वो साथ बिठा के मैसेज भी दिया गया था उनको एक तकरीब में, रहने दें, हमारा चीफ इज़ अ चीफ, जाहिर है जो भी हुआ आप ना करें। मोतबर हैं वो फिर भी चाहे रिटायर्ड है। तो अब ये जो ख्वाजा आसिफ वाली बात है ना ये मेरा ख्याल है अब तब्दीली थोड़ी सी आई है उस रवैये में, क्योंकि वो सिर्फ जनरल फैज़ के ऊपर ये नहीं डाल सकते। ये जो पॉलिसी चेंज हुआ है इसमें इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ तीनों इन्वॉल्व ऑन बोर्ड थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फ़ैसला हुआ है कि थोड़ा सा इनको भी एक्सपोज किया जाए और अपने आप को बचाया जाए, बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो भुगत रहे हैं ये जो गलत फैसले करके गए। ये गए हफ्ते उनके भाई की, जनरल फैज़ के भाई की भी, तो ये भी एक थोड़ा सा झटका है। झटका है वो उसकी बेल शेल हो जाएगी, कुछ नहीं हो गई बेल, होगी ना। तो वो तो बस ये इशारे होते हैं, ये उनकी तरफ भी इशारा है कि बाज आ जाओ। और ये जो ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही है ना जी, सिर्फ ये नहीं कहा कि उनको बुलाया जाए, ये किया है, ये भी कह दिया कि मुझे धमकी भी आई है उनसे, कहा है ना जी, बिल्कुल उन्होंने कहा है थ्रेट्स। तो ये तो और भी ज़्यादा आगे चले गए हैं। अब ये पैगाम जनरल फैज़ को है कि तुम अगर धमकियां दोगे तो फिर आपका नाम और बाहर निकालेंगे और हम भी फिर आपको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इसलिए धमकी शमकी मत दें आप। हाँ, तो इससे निकलेगा कुछ? करारदाद आएगी, पार्लियामेंट उन्हें बुलाएगी? नहीं, पार्लियामेंट नहीं बुलाएगी, वहाँ तक नहीं जाएंगे ये। अच्छा, ऐसा क्या पाकिस्तान में कभी होगा? कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स इश्यूज चेंज नहीं होती, तालिबान वही है, टीटीपी वही है, बट ओवर टाइम पॉलिसी शिफ्ट क्यों होता रहा? मौका परस्ती। जो लीडरशिप आती है ना इस्टेब्लिशमेंट की, वो सोचती है कि जी मैं 3 साल के लिए हूँ, मार के शायद 6 साल मिल जाए। ये तो लॉन्ग टर्म मसला है। मैं क्यों अपनी बदनामी करूँ, मैं क्यों जाके वहाँ लड़ूँ, क्यों ना करूं, इसके मरम पट्टी करके चलाऊं अपना काम। अच्छा, ये हर आर्मी चीफ जो आया या जो ISI के लोग आए हैं उनकी यही मौका यही था कि यार तंग ना करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, काम को चलाओ, झगड़ा नहीं करना। झगड़ा तो करना वैसे भी ठीक नहीं है ना आयशा।
ये इन लोगों के साथ उस किस्म का झगड़ा करना, वो तो अमेरिका ने करके देख लिया ना क्या हुआ है। बिल्कुल, तो सुपर आप पावर वो ने। झगड़ा नहीं कर सकते। तो सवाल ये था कि फिर कैसे डील किया जाए, कैसे करें? हाँ, तो वो थोड़ी सी सख्ती की ज़रूरत थी, थोड़ी सी कैलिब्रेशन की ज़रूरत थी। इन्होंने हथियार डाल के तो पैसे खिलाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा आण दो, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज किया तालिबान ने। तो दैट इज़ वे वी आर टुडे। ठीक है। ऐसे में इमरान खान साहब जब भी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो वो जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं उन पे बात करते हैं ऐसे जैसे वो बिल्कुल बाखबर हैं। वो उन्होंने अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो ताल्लुकात का मामला है उसे ख़ारिजा पॉलिसी की नाकामी कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि वो 5-6 माह मज़ीद जेल में रहेंगे और तकरीबन 5-6 माह बाद ही हुकूमत चली जाएगी। तो वो तो नवंबर के आसपास का वक्त बनता है। ऐसा क्या हो सकता है कि देखिए मैंने इसी प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस किया था कि उनकी अहलिया को बनी गाला क्यों रखा गया। जी। मेरा ये मौक़िफ़ था कि बातचीत चल रही है या चलाना चाह रही है इस्टेब्लिशमेंट, और खान साहब की तरफ से नो नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा चलो देखते हैं क्या कहते हैं। इसलिए बुशरा बीबी को वहाँ, हाँ, खामोशी से रह रही हैं वैसे। हाँ, और खामोशी से लोग आते होंगे और जाते होंगे। हाँ, हाँ। फिर ये जो सारा ड्रामा हुआ जी। दैला डेल वाला, हमने कहा ये सब ड्रामा है, अटैक वाला, हाँ, सब ड्रामा मुबैना है। अटैक, हाँ। वो इसीलिए एक टेस्टिंग कर रहे थे, टेस्टिंग 1, टेस्टिंग 2, टेस्टिंग 3, कि अगर हम यहाँ ये कहें कि यहाँ ख़तरा है और खान साहब को यहाँ से हटाना है, ठीक। तो खान साहब को ऐसी जगह ले चले जहाँ फिर मुलाकात आसान हो जाए। क्योंकि मैं कब से कह रहा हूँ कि अडयाला जेल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की मुलाकात अगर खान साहब से होगी तो वो छुपी नहीं रहेगी, मीडिया की जीनत बन जाएगी, फौरन ब्लॉगर्स शुरू हो जाएंगे और एक एक बात तो सामने मेरा ये आएगी। मौक़िफ़ था कि ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये अडयाला से हटाने का और कहीं और ले जाने का, बनीगाला ले जाएं, मच ले जाएं, कहीं और ले जाएं, जहाँ आना जाना इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का और वो लोग जो इंटरमीडियरीज हैं उनका आसान हो जाए। ठीक है। खान साहब भी यही चाहते हैं, बुशरा बीबी भी यही चाहती है कि बातचीत तो शुरू हो। तो ये बातचीत ऐसे नहीं होती कि आप लेट जाते हैं कहते हैं बातचीत कर, नहीं, आप लड़ते हैं, एक तरफ गंडापुर लड़ाने के लिए रखा हुआ है, बिल्कुल, केपी में। दूसरी तरफ जो हल्की बातें करनी है उसके लिए कुछ मुखला हज़रात रखे हुए, गौर साहब रखे हुए, जी। ठीक, और फाइनल बातें जो हैं वो फिर खान साहब और बुशरा बीबी खुद बैठ के करेंगे जब वक्त आएगा। तो मेरा ख्याल है खान साहब का ये ख्याल है कि 6 माह लगेंगे, उस वक्त तक शायद तो केसेस भी फारग हो जाए और वो मेरिट पे फारग होंगे। ये जो केस चल रहा है आपका साइफर वाला, जी। और जिस किस्म की बातें जज हजरात कर रहे हैं वो लगता है ऐसी है कि ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो मगर इसका ये मतलब नहीं कि जो बाकी केस है, स्पेशली वो जो यूनिवर्सिटी वाले पैसे हैं, अलकादर हाँ, यूनिवर्सिटी, और तोशा खाना, ये चलेंगे ओके। और ये इतनी जल्दी आसानी से रिवर्स नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं रिहा हो जाऊँगा, वो हो सकता है कि वो बहुत से केसेस से रिहा हो जाए, मगर मेरा ये मौक़िफ़ है फिर भी उसको अभी वो अंदर ही रहेंगे, ये 6 माह में बाहर नहीं आने वाले। दूसरा ये मैं आपसे कहूँगा कि ये हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, ये मैंने पहले भी कहा है। खान साहब जो मर्ज़ी कहते रहें, नजूमी जो मर्ज़ी कहते रहें, इस हुकूमत, ये जो करंट डिस्पेंसेशन है इसको चलाना ही चलाना है, नहीं तो पाकिस्तान डूब जाएगा, ये इकॉनमी रिवाइवल नहीं होगी और अगले 2 साल तो वैसे ही इतने टफ हैं। तो किसी सूरत में भी जो करंट एस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं वो इसको डिटेल नहीं होने देंगे, वट एवर हैपन्स। ठीक है, यानी एक्सपायरी जो है वो अभी दूर है और अभी सिर्फ बयानात से काम चलाया जा सकता है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। जनरल फैज़ हमीद की बात हो रही है, तो आपसे जो सवाल है पहला आज के शो का वो भी चकवाल से आया ये वजाहत अली साहब है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। जी, एक बार फिर दुनिया बाइपोलर हो रही है। एक तरफ अमेरिका का ब्लॉक है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना का ब्लॉक है। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा और पाकिस्तान किस ब्लॉक की तरफ जा सकता है या जाएगा? अच्छा, ये तो $multi-million सवाल है, ये तो पाकिस्तान को खुद नहीं पता तो मेरे से क्या पूछते हैं आप कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा? चले हम मशवरा ही दे दें। हाँ, मशवरा क्या देना है, मैं आपको बताऊँ हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, अनफॉर्चुनेटली। हमारे कोई डिमांड नहीं है हमारे लिए, हमारे पास कोई चारा नहीं है कि एक तरफ तो हमने एक पाँव और चाइना के साथ रखा हुआ है और एक तरफ एक हाथ अमेरिका का पकड़ा हुआ है और वेस्ट का पकड़ा हुआ है। चाइना से हमें बहुत से पैसे मिलते हैं, कर्जे मिल रहे हैं और ये सारे CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है और चाइना क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इंडिया और चाइना से हमारे मिलिट्री रिलेशन भी बढ़े हैं, तो चाइना को तो हम छोड़ नहीं सकते, हम मर जाएंगे अगर हमने छोड़ दिया।
इंडिया खा जाएगा हमें। वो एक डिटेरेंस है चाइना का कि अगर इंडिया हमारे पे हमला करता है तो चाइना ऊपर से इंडिया को तंग कर सकता है, ठीक। तो डाइवर्ट कर सकता है। हाँ, और फिर ये सारी पाइपलाइंस और ये सारी सिपेक और ये जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, तो ये दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और फिर चाइना की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो रही है, वहाँ से फिर पाकिस्तान में आएगी। सो वी कांट डू विदाउट चाइना। बट प्रॉब्लम हमारा ये है वी कांट डू विदाउट अमेरिका एंड द वेस्ट ऑल्सो, बिकॉज हमारी सारी तजारत जो है, सारी एक्सपोर्ट्स जो है वो सारी चाइना में तो नहीं जाती, इंडिया में नहीं जाती, वो तो सारी अमेरिका और यूरोप जाती हैं एक्सपोर्ट्स। तो फिर और उनके जो पार्टनर्स हैं द मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ऑल दीज अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, सारी हमारी लेबर वहाँ जाती है और वहाँ से रिमिटेंसेस आते हैं हमें। तो हमारी जैसे कहते हैं ना जगुलर वेन जो है ना वो फंसी हुई है वेस्ट के साथ, तो उनको तो नाराज़ नहीं हम कर सकते, इधर चाइना को भी हम नाराज़ नहीं कर सकते, तो हम नो मैंस लैंड में हैं। प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाँ, अमेरिका और वेस्ट को हमारी ज़रूरत ख़ास नहीं है नाउ, वो नहीं, तो इसलिए इसलिए क्योंकि अब उनको यहाँ कोई इशू नहीं है जिनके लिए आपको उनको पुलिसमैन की चाहिए आपको, वो रेंट करते थे ना आपको, वो अब उनको ज़रूरत नहीं है। बस उनको यही है कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है और न्यूक्लियर बम है, ये ना हो कि गड़बड़ हो जाए तो किसी के हाथ में चले, तो उस हद तक वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको नीचे नहीं जाने देंगे, डूबने नहीं देंगे। मगर क्या आपको ऊपर खड़ा करके और तकड़ा करेंगे, वो नहीं करेंगे। आइए अब चाइना इज़ नाउ योर लाइफ ब्लड इन मैनी वेज। मगर आप चाइना के लिए क्या कर रहे हैं? चाइना के लिए आप सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं कि उनको एक रास्ता दे रहे हैं बस। और ग्वादर आपने देना था उनको, और आप देख ही रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। और इसीलिए सारी जो फोकस आ रहा है दो जगह पे आ रहा है टेररिज्म का। एक टेररिज्म का फोकस आ रहा है बलूचिस्तान ग्वादर में जहाँ चाइनीज़ इंटरेस्ट है, और एक आ रहा है हमारा KKH और इस तरफ जहाँ से चाइनीज़ इंजीनियर्स और अदर्स आर बिल्डिंग थिंग्स और वहाँ से ट्रांसपोर्ट और ट्रेड चल रही है। सो दीज आर पीपल हु आर सपोर्टेड बाय इंडिया एंड आई थिंक एट सम प्लेसेस परहैप्स इवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज उनके इंटरेस्ट आर अपोज टू दोज ऑफ चाइना। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, और बहुत मुश्किल किस्म की डिप्लोमेसी आपको करनी पड़ेगी अपने रेलेवेंस रखने के लिए, ताकि आपको भी कोई लोग देखेंगे भाई हाँ ये पाकिस्तान है, इनके साथ भी बातचीत करनी है। हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन इंडिया की भी है, लेकिन हमसे बेहतर इकोनॉमी। नहीं, इंडिया की ऐसी सिचुएशन हर तरफ नहीं, इंडिया की ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडिया इज़ बेस्ट फ्रेंड्स विद अमेरिका, इंडिया इज़ बेस्ट फ्रेंड्स विद रशिया एंड चाइना। व्हाट अबाउट चाइना? तो खैर लड़ाई झगड़े है ना। हाँ, लेकिन आप देखिए ट्रेड तजारत तो बड़ी चल रही है ये चीज। अच्छा, इंडिया जो है ना और चाइना वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मगर तजारत होनी चाहिए तो उससे सबकी बेहतरी है। हमारे यहाँ एक पुराना एक नज़रिया है कि जी तजारत हमने दुश्मन के साथ तजारत नहीं करनी। ये मेरा ख्याल है हम शायद वाहिद कंट्री है दुनिया में जो कहते हैं कि दुश्मन के साथ तजारत नहीं करती, क्योंकि बाकी लोग ये कहते हैं आज का दुश्मन कल का दोस्त, कल का दोस्त आज का दुश्मन। और दुश्मनी तो चलती रहती है, मगर तजारत तो होनी चाहिए। उसका क्या ताल्लुक है दुश्मनी के साथ? वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वो कभी नहीं सेटल होंगे। तो ये कश्मीर का 75 ईयर्स में तो आपने इसको सेटल नहीं कर सके, तो क्या तजारत रोकने के साथ वो सेटल हो गया? क्योंकि तजारत आपने रोकी है। 1965 तक from 47 to 65 मोस्टली तजारत होती रही इंडिया के साथ। तो क्या उसके साथ कोई जंगें नहीं हुई? उसके बाद जंगें भी होती रही। 65 के जंग के बाद तजारत बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कहना कि जी इंडिया हावी हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, इंडियन हेजेमनी आ जाएगी अगर आप तजारत करेंगे, नॉनसेंस। ये सिर्फ एक इमोशनल एटीट्यूड है जिसकी वजह से वो कहीं के कहीं पहुंच गए और हम कहीं के कहीं। और ऐसे में हम अगर तुर्की की और सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज देखें ट्रेड की तरफ, मतलब मुखासमत, अब उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया ओवर टाइम। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और सवाल है, वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। अतीक साहब जहलम से, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट इन द नियर फ्यूचर उसका क्या स्कोप देख रहे हैं? ये कब तक रिवाइव होगा, कब तक इसमें बेहतरी आएगी? माजरत के साथ इसमें रिवाइवल नहीं होगी और माजरत के साथ इसमें बेहतरी नहीं आएगी। सबसे बड़ी टैक्स चोरी जो है ये एक सेक्टर है जिस पे बड़ी टैक्स चोरी होती है। इसलिए यहाँ कानून भी बनाए जा रहे हैं कि टैक्सेस भी पूरे हों, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी लोग दें, प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट शेयर भी करें, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ठीक हों, ये जो DC रेट्स हैं और मार्केट रेट्स हैं ये सब सॉर्ट आउट किया जाए। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी बिजनेस है, लॉट ऑफ दिस बिजनेस इज ब्लैक मार्केट।
मतलब है कि अनटैक्सड इनकम के साथ लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं और सही टैक्स भी नहीं देते उसके ऊपर। तो ये आजकल ठप पड़ी हुई है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ नहीं रही हैं उस तरीके के साथ, और जो पैसा है मार्केट के अंदर श्रिंक कर रहा है, तो इसलिए इनकी रिवाइवल बड़ी मुश्किल है। हाँ, लेकिन IMF रिफॉर्म्स एंड व्हाट अबाउट अगर पॉलिसी रेट कम होता है, जैसे हमारे वज़ीर खजाना कह रहे कम होगा, हैं उनकी ये तरजीह है। हाँ, नहीं होगा। अच्छा, पॉलिसी रेट जब कम हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो लोग ज़्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर देंगे। ये तो इसलिए रखा कि पैसे जाके बैंक में डालें आप और गवर्नमेंट वहाँ से ले ले, तो इसीलिए इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं आपको। 20% कभी आज तक मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। 15% तक ये गया था, मगर ये 20-22% पे पहुंचा हुआ है। तो ये अभी IMF का ये कहना है कि अगले 2-3 साल कोई ग्रोथ नहीं होगी जी। तो ये अगर समझते हैं ये प्रॉपर्टी वाले के ग्रोथ होगी, ग्रोथ कोई नहीं होनी, और प्रॉपर्टी प्राइसेस फ्रीज हो जाएंगी, क्योंकि गिरती नहीं है प्रॉपर्टी मगर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि फाइलें जो है ना वो अब मूव करनी बंद हो गई हैं, ये कम हो गई हैं। ये डिफेंस में इधर उधर लोग, अब कुछ लोग तो बेच के पैसे निकाल के बाहर ले जाना चाह रहे हैं, वो भी हो रहा है, और कोई खरीदने वाले नहीं है, तो और प्राइसेस गिर नहीं रही हैं, तो प्राइसेस बढ़ेंगी नहीं तो सेल नहीं होगी, बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी सेक्टर विल रिमेन डिप्रेस्ड, और अभी जो टैक्सेस लगने वाले हैं जी, उसके साथ और भी तकलीफ होगी। यानी अंडर डिसिप्लिन अगर लाया जाएगा इस सेक्टर को तो तब भी प्रॉब्लम ही है। जी बिल्कुल, इन लोगों को जिनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। ओके, IMF रिफॉर्म्स के बाद भी इस सेक्टर IMF तो कह रही है ना, करो इनको टैक्स। जी, आप लेकर आए उन्हें टैक्स नेट में और इस हवाले से सख्त रूल्स बनाए, उसके ऊपर हो रहा है काम। ठीक है, तो ये दोनों सेक्टर्स जुड़े हैं पाकिस्तान में इकोनॉमी की सिचुएशन से, जिसमें जैसे ही बेहतरी होगी तो तभी इन सेक्टर्स में भी बेहतरी के इम्कानात है। कुछ मजीद जानना चाहें सेठी साहब से तो इस नंबर पर जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, इस पर अपना सवाल भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।